हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और आप लोगों के काफी ज्यादा डाउट दूर करने वाली है। बिकॉज जहां पर कंफ्यूजन हुआ है आईपीएस को लेकर कि किसको अप्लाई करना है, किसको छोड़ना है, हमारे पास पैसा लिमिटेड है, तो वहां पर रैंकिंग वाइज हम डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे कि कहां पर हमें किस आईपीओ को कौन सी रैंकिंग देनी चाहिए एज पर टुडे सिनेरियो, एज पर जीएमपी। और आज के दिन उन आईपीओ की क्या कंडीशन है उसके बेस पर हर पॉइंट को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ साथ कल के दिन जो फाइनल डेट्स होने वाली हैं जिन आईपीओ की, जहां पर तीन मेन लाइन आईपीओ होने वाले हैं, सूरज स्टेट, मोती सन्स और मुथूट माइक्रो फाइनेंस। और उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं एक एसएमई आईपीओ सहारा मैरीटाइम, तो वहां पर क्या रहेगा, मेरा पर्सनल डिसीजन फॉर एजुकेशन पर्पस, उसे स्टडी करने की कोशिश करेंगे। और उसी के साथ साथ यहाँ पर कल के दिन होने वाली है दो आईपीओ की लिस्टिंग, स्पेशली मेन आईपीओ जो होने वाले थे डॉम्स और इंडिया शेल्टर फाइनेंस की। विद बैड लक मुझे फिर से कोई भी आईपीओ जहां पर अलॉट नहीं हुआ है, बट अगर ये आईपीओ मेरे पास होते तो वहां पर क्या रहती मेरी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी, उसे स्टडी करने की कोशिश करेंगे। और एट लास्ट में हम देखेंगे हमारी मार्केट को कि उसकी नीयत कैसी रह सकती है, कल के दिन उसे स्टडी करने की कोशिश करेंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स को। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम सबसे पहले आज के दिन का एफआईआई और डीआई डाटा देखते हैं, तो एफआईआई ने 600 करोड़ की सेलिंग करी है, वहीं पर डीआई ने 294 करोड़ की बाइंग करी है। एफआईआई की तरफ से हमें आज के दिन सेलिंग देखने को मिली है। क्या ये कंटिन्यूसली अब सेलिंग में कन्वर्ट होता है या फिर से बाइंग पर आते हैं, वो हमें देखना पड़ेगा। बट ओवरऑल में फिगर इतना मेजर नहीं है, तो घबराने वाली बात नहीं है। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले आईपीओ की, तो एक बात ये देख लेते हैं कौन कौन से आईपीओ का आज के दिन अलॉटमेंट आने वाला है। तो वहां पर जिन जिन आईपीओ का आज के दिन अलॉटमेंट आएगा, आइनॉक्स का, श्री ओएसएम ई मोबिलिटी एसएमई, सीआरएम रिसाइकलिंग एसएमई और बेंचमार्क कंप्यूटर सॉल्यूशन एसएमई। यहाँ पर मैंने पर्सनली दो आईपीओ को अप्लाई किया था, आइनॉक्स को और सीआरएम रिसाइकलिंग को। कब तक आएगा, वो जब भी आएगा तब की तब देखेंगे। बट जैसे ही आता है मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे लिंक डाल दूंगा, जहां से आप अपना अलॉटमेंट स्टेटस डाल सकते हो। अदरवाइज आपको इनॉक्स इंडिया का स्टेटस देखने को मिल जाएगा के फिनटेक की वेबसाइट पर, और उसी के साथ साथ सीआरएम रिसाइकलिंग का कैमियो आईपीओ पे, और बेंचमार्क कंप्यूटर सॉल्यूशन का भी के फिनटेक पे, और सीरी ओएसएफ ई मोबिलिटी का बिग शेयर पर देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां फिर आप डायरेक्ट मार्की लव अफेयर सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं हमारे आईपीओ की, तो ना सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कल के दिन हमें लिस्टिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो दोनों आईपीओ में अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले डॉम्स की, क्योंकि यहाँ पर दोनों आईपीओ में थोड़ी सी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी चेंज होने वाली है। अगर मैं डॉम्स की बात करूँ, अगर ये आईपीओ मेरे पास होता, तो देखो सबसे पहले तो दोनों ही आईपीओ में या कोई भी आईपीओ, हमारे दो माइंडसेट होने चाहिए। एक तो हमारा होता है कि हमने लिस्टिंग गेन लेना है, बात खत्म हुई। और दूसरा होता है हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो वहां पर तो हमें फर्क ही नहीं पड़ता कि कहां पर खुल रहा है, कहां पर जाएगा, क्योंकि जहां पर हमें लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दिया, जहां मर्जी जाए हमें नहीं दिक्कत है। और इस सिनेरियो में मैं कभी भी नहीं जाता हूं किसी भी आईपीओ में। और जहां पर अगर मुझे लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी होती है, तो मैं वहां पर प्रेफर करता हूँ म्यूचुअल फंड्स को, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो पैसा मुझे म्यूचुअल फंड बना के देगा, वो मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूं, बहुत कम चांसेस है कि मैं म्यूचुअल फंड को बीट कर जाऊंगा। तो ऐसे में म्यूचुअल फंड मेरे पास बेस्ट ऑप्शन आ जाती है। और बीइंग एन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, अगर आप लोगों को हेल्प की रिक्वायरमेंट है, कोई भी क्वेरी हो आपकी, जहाँ आप लोग चाहते हो कि हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, तो एज पर योर नीड्स, एज पर योर गोल, एज पर योर रिस्क, आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सोल्व कर दिया जाएगा। अगर अब हम बात करते हैं लिस्टिंग गेन के पर्सपेक्टिव में, क्योंकि इस पर्सपेक्टिव में हम कुछ भी नहीं बोल सकते, तो ये हमारे लिए यहाँ पर यूजलेस होने वाला है। अगर मैं लिस्टिंग गेन के पर्सपेक्टिव में बात करूं, तो जैसे ही डॉम्स का आईपीओ लिस्ट होता है, मैं वहां पर 50% क्वांटिटी को इमीडिएट बुक करूंगा। बाकी रिमेनिंग 50% क्वांटिटी को जस्ट पहले 5 मिनट के लो पर ट्रेल करने की कोशिश करूंगा। यही मेरी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी होती है। अगर जैसा कि हमने फ्लेयर के आईपीओ में देखा था, तो वहां पर लिस्ट होने के बाद लोअर सर्किट देखने को मिल चुका था। अगर हमें थोड़ा सा डर लग रहा है, क्योंकि दोनों ही एक ही सेक्टर के होने वाले हैं, तो वहां पर अगर हम 100% भी बुक कर लेते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा मेन मोटो था लिस्टिंग गेन लेना। और अगर हमें वो अच्छा खासा मिल रहा है, तो उसके बाद तो वैसे ही फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आईपीओ कहाँ पर जा रहा है। हमें हमारा माइंडसेट हमारे अकॉर्डिंग सोचना पड़ता है कि हमने उसे किस पर्पज से लिया था, और हमें हमारे इमोशंस को कंट्रोल करते हुए हमें उस पर किस तरीके से एक्शन लेना है, वो आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा।
बट मेरे पास होता तो मैं इसमें ये स्ट्रेटेजी यूज करता जो मैंने आप लोगों को बताई है। बट वहां पर सिर्फ पहले 5 मिनट के लो पर ही ट्रेल करने की कोशिश करता। अगर मैं दूसरे आईपीओ की बात करूं, यानी कि हमारे इंडिया शेल्टर फाइनेंस की, तो यहाँ पर भी हमारे पास सेम दो सिनेरियो बन चुके थे, लॉन्ग टर्म का और लिस्टिंग गेन का। तो हम सीधा लिस्टिंग गेन की ही बात करते हैं। तो वहां पर जैसे ये आईपीओ लिस्ट होता है, 50% क्वांटिटी को मैं इमीडिएट बुक करता। ये मेरी पहली इसमें काम हो जाता आईपीओ ओपन होने के बाद, और रिमेनिंग 50% क्वांटिटी को पहले 15 मिनट के लो पर ट्रेल करने की कोशिश करता। ये था इसमें मेरा थोड़ा सा फर्क, क्योंकि वहां पर 5 मिनट का था, क्योंकि जैसा हमें फ्लेयर के आईपीओ में देखने को मिला, तो उस वजह से मैंने 5 मिनट का सिनेरियो वहां पर लिया और यहाँ पर 15 मिनट का सिनेरियो लेके चल रहा हूँ। तो ये थी इसमें मेरी दोनों में लिस्टिंग स्ट्रेटेजी, जो सिर्फ एजुकेशन पर्पज डिस्कस करी है। अगर ये आईपीओ मेरे पास होता, क्या आप लोगों को ये आईपीओ मिले हैं, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। एनीवे, अब अगर हम हमारी सिंपल सी बात करते हैं, आगे हमारे मेन आईपीओ पर चलते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझिएगा कि जहां पर 6 आईपीओ होने वाले हैं, मुफ्ती, आरबीजेड, हैप्पी ज्वेलर्स, सूरज, मोतीसंज, मुतूत, और उसी के साथ साथ 3 एसएमई आईपीओ, इलेक्ट्रोफोर्स, शांति स्पिनटेक, सारा मैरीटाइम। जो भी पैसा हम जहां पर ब्लॉक करेंगे, या फिर जितना भी पैसा हमारे पास होने वाला है, ऑब्वियसली हर किसी के पास लिमिटेड पैसा होने वाला है, तो जितना भी हमारे पास पैसा है, हमें इन 9 आईपीओ में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। वो किस तरीके से करना है वो हमें देखना है, क्योंकि जितना भी पैसा जहां पर ब्लॉक होगा, उस पैसे को हम वहां पर, जिस जैसे कि हमने मोती संज में यूज कर दिया, तो जो मोती संज में यूज हो चुका है पैसा, वो हम मुफ्ती या आरबीजेड या हैप्पी फोर्जिंग में नहीं कर पाएंगे। बस इस पॉइंट को हमें समझना पड़ेगा। ऑब्वियसली अगर ये पैसा आपका अनब्लॉक नहीं हुआ है, तो ये अनब्लॉक हो जाएगा। वैसे मोस्टली सबका हो चुका है, मेरा तो पर्सनली हो चुका है। बट जो भी पैसा जहां पर अनब्लॉक होगा, या जिनका हो चुका है, वो इन 9 आईपीओ में हम पैसा यूज कर सकते हैं। तो वहां पर एज पर अगर हम सिंपली जीएमपी की वाइज देखते हैं, या फिर रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो यहाँ पर मेरा जो पर्सनल डिसीजन है, मैं तीनों एसएमई आईपीओ को अवॉइड करने वाला हूँ। ये मेरा इसमें पर्सनल डिसीजन आ चुका है, क्योंकि फंड भी लिमिटेड है। तो वहां पर रिस्क फैक्टर को देखते हुए मैं इन 3 आईपीओ को अप्लाई नहीं करूंगा। जहां तक ये मेरा डिसीजन क्लियर हो चुका है। अगर मैं बात करता हूँ बाकी 6 आईपीओ की, ऑब्वियसली 6 के 6 आईपीओ भी मैं एचएनआई में नहीं लगा सकता, क्योंकि इतना सारा पैसा मेरे पास नहीं है। मैं ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 आईपीओ को एचएनआई में लगा सकता हूँ। इसके अलावा बाकी आईपीओ के लिए मुझे रिटेल कैटेगरी में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अगर हमें सभी आईपीओ अप्लाई करने हैं, जहाँ हमारे पास काफी कम पैसा है, तो वहां पर हम रिटेल कैटेगरी को सभी आईपीओ में प्रेफरेंस दे सकते हैं। वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, अपना पहले बैलेंस चेक कीजिएगा, उसको नोट करने की कोशिश कीजिएगा पेपर पर, उसके बाद कोई डिसीजन बनाइएगा। अब मैं जहां पर अगर रैंकिंग वाइज बात करूं कि जब मैं पर्सनली किस आईपीओ को सिलेक्ट करने वाला हूं, एज पर जीएमपी, एज पर टूडेज आईपीओ का कैसा है सिनेरियो, उसके बेस पर देखो, सबसे पहले नंबर पर आता है मोतीसन ज्वेलर्स, इसमें कोई भी शंका नहीं है। सेकंड नंबर पर जो आईपीओ आएगा मेरे अकॉर्डिंग, वो होगा हैप्पी फोर्जिंग, जिसे मैं एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करूंगा। थर्ड जो आईपीओ होने वाला है मुफ्ती मेंसवियर्स का। मतलब कि इन तीनों आईपीओ को अगर मुझे एचएनआई में अप्लाई करना है, तो इन्हें मैं एचएनआई में अप्लाई कर दूंगा, और मोस्टली मेरा यही डिसीजन है कि मैं इन तीनों आईपीओ को एचएनआई में अप्लाई करने की कोशिश करूंगा, किसी भी तरीके से फंड अरेंज करके। और उसके बाद बचे 3 आईपीओ, जिसमें से मतूत माइक्रो फाइनेंस और सूरज एस्टेट को मैं रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करने वाला हूँ। ये मेरा डिसीजन था। और रही आरबीजेड ज्वेलर्स की बात, मुझे नहीं पता लग रहा कि अभी तक इसमें ग्रे मार्केट में काम क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आईपीओ सीरियसली ऑन द फेस ऑफ टुडे अच्छा है। बट एनीवे, इसका डिसीजन कल के दिन ही बनेगा सब्सक्रिप्शन देखने के बाद। बट अगर वहां पर मुझे अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता है, तो भी मैं इसे रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर दूंगा, क्योंकि फिर मेरे पास इतना फंड नहीं रहेगा कि मैं एचएनआई में किसी को भी अप्लाई कर सकूं। तो ये थी मेरे अकॉर्डिंग मेरी रैंकिंग। अब आपको किस तरीके से काम करना है, आपको किस तरीके से अपनी रैंकिंग बनानी है, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। बट हाँ, अब मैं फाइनली डिस्कस करता हूँ इन तीनों आईपीओ का फाइनल डिसीजन जो मेरा होने वाला है। मोतीसन ज्वेलर्स का मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि मैं इसे एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने वाला हूँ, चाहे इसमें कितनी र्यूमर्स क्यों ना फैल रहे हो, चाहे इसमें कितना ही कुछ कोई भी क्यों ना बोल ले। और इसकी वजह से हमें जीएमपी में भी थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल चुकी है, जो आज 160% के करीब का देखने को मिल रहा है। बट र्यूमर्स के ऊपर हमें क्या करना चाहिए, वो हम कल की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ सेकंड जो आईपीओ होने वाला है मतूत माइक्रो फाइनेंस का, अगर जहां पर मुझे क्वालिफाइड की तरफ से 10x सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाती है, जो मुझे ऑलमोस्ट चांसेस है कि मिल जाएगी। एचएनआई में भी मिनिमम
10 to 15x की सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाती है, क्योंकि पैसा सभी में डिवाइड होगा, इसलिए जहां पर मैं सब्सक्रिप्शन कम लेके चल रहा हूं। तो यहाँ पर मैं इस आईपीओ को रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर दूंगा। ये मेरा इसमें फाइनल डिसीजन बन चुका है। और रही बात थर्ड आईपीओ सूरज एस्टेट की, तो यहाँ पर भी क्वालिफाइड और एचएनए में अगर 10x की सब्सक्रिप्शन ईच में देखने को मिल जाती है और उसी के साथ साथ तो मैं इसे रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर दूंगा इजीली, बट बीइंग एन अग्रेसिव होकर। देखो जैसा कि हमारी डिस्कशन हुई थी इस कंपनी के आईपीओ के रिव्यू वीडियो में, मुझे थोड़े से इसके काम से दिक्कत आई थी, क्योंकि ये थर्ड पार्टी काम करती है, तो वहां पर उसकी वजह से जहां पर मैं बीइंग एन अग्रेसिव होकर ओनली बिलोंग टू की मेरा माइंडसेट जहां पर लिस्टिंग गेन के लिए होने वाला है, तो इस वजह से मैं इसको रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करूंगा। हालांकि अगर अच्छा खासा पैसा होता तब भी मैं इसे एचएनए कैटेगरी में अप्लाई नहीं करता। तो ये था मेरा इन तीनों आईपीओ में फाइनल डिसीजन। रही बात सहारा मैरीटाइम की, मैं जहां पर सभी आईपीओ का डिसीजन इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज काफी बार क्या होता है कि हमारे पास काफी ज्यादा पैसा होता है, तो वहां पर अगर हमारे पास सभी आईपीओ जितना पैसा है, तो वहां पर अगर मेरे पास इतना पैसा होता तो मेरा क्या डिसीजन रहता, तो भी मैं इस आईपीओ को इजीली अवॉइड कर देता। अब वो क्यों करता, इस कंपनी की आईपीओ रिव्यू वीडियो में क्लियरली डिस्कस किए हैं, वहां पर क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स है, कितने ज्यादा थे, तो उस वजह से मैं इस आईपीओ को इजीली अवॉइड कर देता। तो जहां पर मैं रिस्क नहीं ले सकता था, ये आईपीओ मेरे रिस्क रिवार्ड रेशो में नहीं बैठ रहा था। बट ये सभी आईपीओ में मेरा पर्सनल डिसीजन था, जो मैंने आप लोगों के साथ एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव डिस्कस किया है। आप लोगों का जो भी डिसीजन हो, एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही कोई एक्शन लीजिएगा। सिमिलरली एज पर लिस्टिंग स्ट्रेटेजी एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। जीएमपी की अगर मैं बात करूं तो डोम्स का 65% का, ईडीएस शेल्टर का 31% का, आईनॉक्स का 80% का, शीरियो एसएम का कुछ भी नहीं चल रहा है, सीआरएम का 78% का, बेंचमार्क का 45% का हमें जीएमपी आज के टाइम पर देखने को मिल रहा है। और उसी के साथ साथ अगर हम जो लेटेस्ट टाइप है उनके बात कर लेते हैं, सूरज एस्टेट का अप्रोक्स 90% का, मुथूट फाइनेंस का अप्रोक्स 15% का, मोती सन्स का 163% का, सहारा का कुछ भी नहीं है, इलेक्ट्रोफोर्स का 10% का, मुफ्ती जिन का 51% का और आरबीजेड ज्वेलर्स का कुछ भी नहीं है। और उसी के साथ साथ हैप्पी फोर्जिंग का 50% के करीब का देखने को मिलता है, शांति स्प्रिंट का कुछ भी हमें देखने को नहीं मिल रहा है। एनीवे अब अगर हम हमारी मार्केट की बात करते हैं, तो जैसा कि हमारी कल की वीडियो में बात हुई थी कि हमारे लिए इमीडिएट जो रेजिस्टेंस बना हुआ है 21,500 का बना हुआ है, जहां पर मार्केट खुली इमीडिएट नीचे की साइड आई और यहाँ से हमारा लेवल था 21,300 का और उससे पहले ही बाउंस कर चुकी थी, जिसका हम कुछ नहीं कर सकते और बड़ा ही स्ट्रॉन्ग बाउंस ये देखने को मिला है। फिर से जो हमारे रेजिस्टेंस है जहां पर रिवर्सल देखने को मिला है, मार्केट एक फिर से छोटे से फ्लैट बेस के पैटर्न में फंस रही है और सिमिलरली इस पॉइंट का भी हमें ध्यान देखना पड़ेगा कि किस साइड ये पैटर्न टूटता है, तो हमें उस साइड की मूव देखने को मिल सकती है। एनीवे अगर हम कल के लिए भी बात करते हैं तो 21,500 ही हमारे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस बना हुआ है। जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाती हमें नई एंट्री नहीं मिलेगी। ऊपर जाने के बाद एटलीस्ट आधा घंटा तो जहां पर सस्टेन करनी चाहिए, कंफर्मेशन के लिए 1 घंटा सस्टेन करना जरूरी है इसके ऊपर। नीचे की साइड भी अगर जाएगी तो नीचे की साइड भी एटलीस्ट 15 मिनट तो वहां पर सस्टेन करनी चाहिए। और उसी के साथ साथ कल के दिन होने वाली बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, तो वहां पर जो भी हमारा सेटअप बनता हुआ कोई भी हीरो जीरो ट्रेड होती हुई तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। आज भी हमने टेलीग्राम चैनल पर कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेड्स प्रोवाइड करी थी, जहां पर आप लोग चेकआउट कर सकते हो। कि सबसे पहले दी थी वीएनएफ की पीई 270 से 80 के बीच में, जो सीधा पहुंच चुकी थी 315 तक और यहाँ पर ये 3 बार काम हो चुका था जस्ट 15 टू 20 मिनट्स में और 3 बार हमें एक ही ट्रेड में काम कर लिया था। और फिर प्रोवाइड करी थी 21,450 सी 12 टू 14 की जो थी हीरो जीरो ट्रेड और वहां पर 32 तक पहुंच चुकी थी। सेकंड टाइम जब पहुंची थी 15 से 25 के बीच में, बट थर्ड टाइम मैसेज डाला था कि हमें जहां पर थर्ड टाइम पे क्वांटिटी में काम नहीं करना है, अगर हमें करना है तो शुड बी लेस देन हाफ एज वी ट्रेडेड और इसे इग्नोर ही करेंगे थर्ड टाइम पर, क्योंकि वहां पर रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। उसके बाद हमने ट्रेड डाली थी फिर निफ्टी की C50 से 55 में, जिसे हमने तभी के तभी एग्जिट कर दिया था कोस्ट टू कोस्ट, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट को देखते हुए मूड माहौल चेंज हो चुका था और तभी हमने बीएनएफ की पी ऐड करी 310 से 320 के बीच में और इमीडिएटली क्या ही पटाखा पड़ा, जो सीधा पहुंच चुकी थी 500 के पास और यहाँ पर मजा आ चुका था। मतलब कि यहाँ पर हमने सिर्फ 4 से 5 ट्रेड टोटल प्रोवाइड करी और हमें बस इन्हीं ट्रेड्स में काम करना चाहिए। जब भी हमारा सेटअप बैठे
तो वहां पर हमें इनको 4 से 40 या 5 से 50 करने की जरूरत नहीं है। जब हम इतनी ज्यादा ट्रेड्स को कंटिन्यूसली करते रहते हैं तब हमें दिक्कत आती है ओवरऑल में। बस उसी चीज को हमें कंट्रोल करना है, जब मार्केट मौका दे तब चौका मारो, अदरवाइज हम इजिली इग्नोर कर सकते हैं। इसलिए ही ये चीज मैं आपको शो करना चाहता हूँ, कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है ये किसी भी तरीके की, कि जब भी मार्केट मौका दे रही है तभी काम करो, तब आप ऑप्शन बाइंग में कामयाब हो जाओगे। अदरवाइज आप जितना मर्जी कोशिश कर लो, अगर आप दिन की इतनी ज्यादा ट्रेड्स ले रहे हो हद से ज्यादा, तो आपको दिक्कत आने वाली है। बट एनीवे जितनी भी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस करी है वो सिर्फ एजुकेशन, लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव करी है, जहां पर किसी भी तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी गई है। फिर भी अगर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करनी है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।